हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित अग्रवाल हूं अग्रबंधु ज्ञान केंद्र से। आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। चैप्टर हमारा रनिंग में है, चैप्टर नंबर 3, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। प्रीवियस लेक्चर तक हमने सीखा था लिबरलाइजेशन के बारे में और प्राइवेटाइजेशन को हमने स्टार्ट कर दिया था। प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग और प्राइवेटाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी वो हमने समझ लिया था प्रीवियस लेक्चर में। अब आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डाल देंगे प्राइवेटाइजेशन में ही डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट ये हेडिंग डाल दीजिए। देखिए, प्राइवेटाइजेशन का मतलब तो हो गया कि पूरी की पूरी अंडरटेकिंग आपने प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दी। डिसइन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि सपोज ये कोई बिल्डिंग है, इसको 3 फ्लोर का ही रहने देते हैं, ठीक है ना। सपोज ये कोई बिल्डिंग है, अगर आप इसको पूरा का पूरा बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, तो ये तो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, आपने पूरी बिल्डिंग नहीं बेची है, आपने केवल ऊपर का फ्लोर को सेल किया है। आपने ये वाला फ्लोर आपने सेल किया है, और ऐसा करके ये ऊपर का फ्लोर तो गया, लेकिन अभी भी मोर देन 50% बिल्डिंग तो आपकी ही है। अगर देखा जाए तो 6 फ्लैट्स तो अभी भी आपके ही हैं। ये 1 2 3 4 5 6 फ्लैट्स तो अभी भी आपके हैं आउट ऑफ 9। तो मोर देन 50% ओनरशिप तो अभी भी आपकी ही बनी हुई है। इसे हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, कि पूरी इक्विटी ना बेच करके मोर देन 50% इक्विटी अपने पास रखते हैं, मोर देन 50% ओनरशिप अपने पास रखते हैं और उसका थोड़ा बहुत बेच देते हैं। इससे क्या, गवर्नमेंट को कुछ पैसे मिल जाते हैं खर्चे करने के लिए। और इसका पर्पस ये भी होता है, एक तो फंड्स जुटाना तो पर्पस होता ही होता है, और प्लस साथ में थोड़ा सा प्राइवेट पार्टिसिपेशन को भी उसमें एक्टिव रोल देने की कोशिश होती है, एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश होती है, करप्शन को कम करने की कोशिश होती है। प्राइवेट सेक्टर आएगा तो थोड़ा सा काम जल्दी हो सकता है इंटरफियरेंस की वजह से उनके, है ना, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर रिसोर्सेज की बर्बादी ज़्यादा सहन कर नहीं पाता है। ये होता है डिसइन्वेस्टमेंट। आइए लिख लेते हैं इसका मीनिंग। हेडिंग डाल दीजिए डिसइन्वेस्टमेंट, और इसमें लिखिए प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी। फुल ओनरशिप नहीं, पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ पीएसईज। पीएसईज मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, इसका मतलब है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स टू द पब्लिक, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को। यहां पे पब्लिक का मतलब नहीं कि पब्लिक का मतलब ये नहीं है कि एक पब्लिक एंटरप्राइज दूसरे पब्लिक एंटरप्राइज को बेच रहे हैं। यहां पे पब्लिक का मतलब है हम और आप। हम और आप कैसे परचेज करेंगे, वो स्टॉक मार्केट से परचेज करेंगे। हम स्टॉक एक्सचेंज में इन कंपनीज के शेयर्स लिस्ट हो जाएंगे और हम और आप भी उन शेयर्स को परचेज कर पाएंगे। तो प्राइवेट ओनरशिप ही तो होगी, हम और आप सरकारी तो है नहीं, है ना। तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस by selling of part of equity of PSEs to the public is known as disinvestment। जैसे कि कुछ सालों पहले LIC का किया था ना, लेटेस्ट LIC का प्राइवेटाइजेशन नहीं किया था, LIC में डिसइन्वेस्टमेंट किया था। इसका अनाउंस तो उससे पहले ही कर दिया था, 1-2 साल पहले। लगभग 2019 तक LIC में 100% होल्डिंग गवर्नमेंट की थी। फिर बाद में अनाउंस हुआ कि 20% शेयर्स हम बेचेंगे, तो 80% ओनरशिप तो अभी भी गवर्नमेंट के पास ही है। 20% एक साथ नहीं बेचा था, 10% करके ये होल्डिंग सेल की थी। तो 20% होल्डिंग्स पब्लिक के पास है, ठीक है ना, म्यूचुअल फंड्स के पास है, प्राइवेट कंपनीज के पास है, और 80% होल्डिंग अभी भी गवर्नमेंट के पास ही है। वैसे तो डिसइन्वेस्टमेंट उनका किया जाता है जो थोड़ा लॉस में चल रहे हों, है ना, एफिशिएंसी बढ़ानी हो। लेकिन LIC तो प्रॉफिट में था, फिर भी पता नहीं क्यों बेच दिया। लेकिन अब पता चलता है, उस समय तो प्रॉफिट में था जब इसको बेचा था, लेकिन अब पता चलता है कि शायद, अब देखिए LIC का शेयर जो पहले 100% हुआ करता था मार्केट में, मतलब मार्केट शेयर 100% अप टू 2000, मतलब कोई भी इंश्योरेंस कराता था तो उसका मतलब LIC होता था। अब धीरे धीरे मार्केट शेयर कम होता जा रहा है, अब ये 64% का रह गया। अब बाकी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां भी आ रही हैं और भी सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां आ रही हैं, 64% रह गया, लेकिन अभी भी डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन ये शेयर लगातार कम होता जा रहा है और फ्यूचर में और कम ही होता जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से तो वैसे भी तेजी से हम प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे ही रहे हैं।
इसमें नहीं आ पाए थे पहले, तो अब आने लग गई है प्राइवेट कंपनी। तो देखिए, कहने का मतलब ये है, मोर देन 50% ओनरशिप अभी भी हमारे पास रहेगी, ठीक है। कुछ हिस्सा पब्लिक को बेच देते हैं, तो एसेट कम हो जाती है। एसेट कैसे कम हो जाती है कि आपने कुछ हिस्सा बेच दिया, आपकी एसेट कम हो गई ना, और पैसा भी मिल गया, तो इससे आपकी एसेट तो कम हो जाएगी, कैपिटल रिसीव तो है ये, और इसको हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट का मीनिंग भी हो गया। डिसइन्वेस्टमेंट में आगे और लिखेंगे, द पर्पस ऑफ द सेल या द पर्पस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट इज मेनली टू इंप्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन। जो रिसोर्सेज की वेस्टेज हो रही है, ज़्यादा कॉस्ट हो रही है, उसको कंट्रोल करना, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, एंड फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन में नई नई टेक्निक्स आए, ठीक है ना, ये पर्पज रहता है डिसइन्वेस्टमेंट का। तभी तो एलआईसी में, पहले एलआईसी हुआ करती थी 25-25, 30-30 साल की, उससे पहले बात ही नहीं होती थी, और आज भी लोगों को यही लगता है। लेकिन अब तो 7-8 साल पे भी आ गए हैं ये लोग, और काफ़ी अच्छा रिटर्न देने लग गए हैं पहले से, क्योंकि अब कंपटीशन आ गया है ना मार्केट में, इस वजह से। तो अब प्राइवेट सेक्टर आया तो उसने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है, तो वो भी नई नई स्कीम्स लेकर के आते हैं, नए नए पॉलिसी लेकर के आते हैं, ठीक है ना। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मैनेज फिजिकल डेफिसिट बाय द गवर्नमेंट। फिजिकल डेफिसिट मतलब घाटे को कम करने के लिए सरकार को, घाटे मतलब खर्चे ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए भी डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन जो किया उसके फायदे क्या क्या हुए। प्राइवेटाइजेशन बड़े पैमाने पे 1991 से स्टार्ट हुए, तो प्राइवेटाइज जो गवर्नमेंट ने किया तो उसके क्या क्या फायदे हुए। हेडिंग डाल देंगे, बेनिफिट्स या गेन्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। पहला गेन या फायदा, हाई प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि अब कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट निकल रहा है, और एफिशिएंसी का मतलब ये है कि कम कॉस्ट में काम हो रहा है और ठीक ठीक काम हो रहा है, तो ये फायदा हुआ। सेकंड चैप्टर के एंड में हमने पढ़ा भी था, थोड़ी प्रोडक्टिविटी कम थी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, इनएफिशिएंट थे, डेड सोशल वेट, तो उस प्रॉब्लम को भी टैकल करना था, तो प्राइवेटाइज करना पड़ा। प्राइवेट सेक्टर अपने हिसाब से काम करता है, लेट काम होने नहीं देता, ठीक ना, और कॉस्ट भी कटिंग करता है, रेवेन्यू भी जनरेट करता है। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी ले लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी का प्राइवेटाइजेशन होना स्टार्ट हो गया, और अगर आगरा की बात करें यूपी में, तो इलेक्ट्रिसिटी का प्राइवेटाइजेशन हुआ 2009 में, मतलब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में गवर्नमेंट ने इसको दे दिया। टोरेंट पावर 2009 से आई है। 2009 में एकदम आते आते एक्टिव रोल में नहीं थे ये, मीटर वगैरह लगाए लोगों के, काफ़ी लोगों के तो मीटर ही नहीं थे, छोटे छोटे मीटर थे, और वो भी घरों के अंदर रहते थे, फिर कुछ साल बाद घरों के बाहर लगाए मीटर। तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट काफ़ी लॉस में जा रहा था। मेन रीज़न ये था इलेक्ट्रिसिटी को प्राइवेटाइज करने का, बहुत ज़्यादा लॉस में जाता था, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, और मतलब उस समय लॉस को और झेलना मुश्किल हो गया था गवर्नमेंट के लिए। उस समय यूपी में गवर्नमेंट थी बहुजन समाज पार्टी, बसपा, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। मायावती जी इनकी हेड हैं, अभी भी हैं अब, लेकिन अब ज़्यादा एक्टिव नहीं है, दिखती नहीं है पॉलिटिक्स में अभी। तो उस समय यही चीफ मिनिस्टर थी यूपी की, तो इनके टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी का हो गया प्राइवेटाइजेशन। और वो जमाना ऐसा था 2009 तक कि लोगों को बिजली के बिल के बारे में कुछ पता भी नहीं होता था कि बिजली का बिल जैसा कुछ होता है। मतलब 3-4 महीने में 400-500 रुपये मैक्सिमम जमा करके आ जाते थे, हो जाता था। और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं वो कई बार कहते भी थे मेरा 1 लाख का बिल आया है, लेकिन मैंने वो 10-15 हज़ार रुपये उसको दे दिए इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के एक कर्मचारी को, तो उसने मेरा बिल 50 हज़ार का कर दिया। ऐसा भी सुनने को मिलता था। बिजली चोरी भी बहुत होती थी, बिजली की वेस्टेज भी बहुत होती थी, और हाँ 2009 से पहले बिजली के, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लक्चुएशंस भी बहुत देखने को मिलते थे। कभी एकदम हाई वोल्टेज लाइट आ रही है, कभी बिल्कुल स्लो वोल्टेज आ रहे हैं। देखिए आप अपने घर में पूछना, आज एक ज़माने में ऐसे ही होता था। और लाइट जाती भी बहुत थी रात में। पहले लोग छत पे क्यों सोते थे, लाइट आती ही नहीं थी, और वोल्टेज इतने कम आते थे तो एसी कूलर ही चल जाए वही बहुत बड़ी बात थी।
मुझे याद है बचपन में गेम खेलता था सुपर मारियो, तो वैसा थोड़ा टीवी था और साथ में स्टेबलाइजर भी था। आजकल की टीवी में स्टेबलाइजर नहीं होता, पहले होता था। तो वो टीवी तभी स्क्रीन वो गेम में तभी खेल पाता था जब वो वोल्टेज 230 या 40 से ऊपर होते थे, जो आजकल समर वगैरह में होते देखने को मिलते हैं। तो लाइट इतनी आती नहीं थी कि वोल्टेज 230 240 तक हो जाए, गेम भी नहीं खेल। और स्क्रीन सुपर मारियो गेम में ऐसी स्क्रीन फ्लिकर करती थी, ढंग से कोई काम कर ही नहीं पाते थे। और एक बार तो मुझे याद है लाइट इतनी तेज वोल्टेज आए थे कि मतलब घर के सारे एम्बुलेंसेज ही खराब हो गए थे, एक दो आइटम्स को छोड़ करके। कूलर तो खराब हो गया, फ्रिज को छोड़ करके बाकी सब लाइटें, बल्ब जो 100 वाट का था वो पूरा फूट गया, इतनी तेज लाइट आई एक बार तो। अब ये देखने को नहीं मिलता है, एफिशिएंट वे में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लॉस में भी थे, लॉस से प्रॉफिट पे आना है, एफिशिएंसी बढ़ानी है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, तो प्राइवेटाइज तो करना ही पड़ता है। तो कर दिया गया प्राइवेटाइजेशन। तो पहला फायदा प्राइवेटाइजेशन का यही है, लिख लेंगे इसके बारे में, हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए गेन्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। और पहला फायदा है इसमें हाई प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई यानी कि कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट निकल रहा है, यानी कि लेबर 10 बजे ही आ रही है और 6 बजे से पहले जाने नहीं दे रहे, कभी कभी 6:15 7 बजे भी बज रहे हैं। और पहले क्या थी, लेबर 10 बजे के टाइम पे 1-1 बजे आ रही है आराम से, और 5 बजे के बाद ही काम करने का मूड खत्म, ये होता था। तो हाई प्रोडक्टिविटी है, अब कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है, और एफिशिएंसी बढ़ी, कॉस्ट कटिंग हो रही है और काम ठीक ठीक भी हो रहा है ना। वैसे ये टोरेंट पावर की वजह से बिजली का खौफ, बिजली के बिल का बड़ा खौफ हो गया है। जिनके घरों में एसी नहीं है तो उनको वैसे ही पसीना निकल रहा है, और जिनके घरों में एसी है उनके घरों में बिजली का बिल देख के पसीना आ रहा है। तो ये टोरेंट पावर ने बिल का काम और कर दिया, और आगे जाके तो ये रेट महंगी होनी है। तो देखिए, प्राइवेटाइजेशन इंप्लाइज सुप्रीमेसी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट ओवर सोशल इंटरेस्ट, यानी प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। पहले सरकार ये देखती थी नहीं बिजली के बिल का बोझ पड़ेगा, पहले आदमी परेशान है, ये नहीं सोचेंगे। ये कोविड में लगा भी था, इन्होंने सोचा है, याद है ना आपको, फर्स्ट वेव में बिल कम आए थे 2-3 महीने जून तक, और फिर जुलाई से बिल आना चालू हुए तगड़े। जुलाई से इन्होंने एकदम से ही शॉक कर दिया सबको। मतलब जो अप्रैल मई जून में इन्होंने बिल जो चार्ज नहीं किया था ना बिजली का, वो जुलाई में इन्होंने चार्ज किया था, अगर आपको ध्यान हो, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो सेल्फ इंटरेस्ट से काम करेंगे यहाँ पे, सोशल इंटरेस्ट नहीं। कोविड टाइम में लोग घर में बैठे हैं, क्या कमा रहे होंगे, तो बिजली के बिल में ही राहत दे दें, नहीं देंगे, नहीं दी थी राहत, सारे बिल भरने पड़े थे, है ना। सोशल इंटरेस्ट नहीं देखते ये तो सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं, अपना प्रॉफिट देखते हैं। एंड व्हेन सेल्फ इंटरेस्ट प्रिवेल्स द मैनेजमेंट वर्क्स विथ 100% कमिटमेंट। और जब खुद के प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट से काम करते हैं, तो मैनेजमेंट 100% काम करता है फिर, क्योंकि जितना कंट्रीब्यूट करेगा उतना ही कंपनी को भी फायदा होगा, है ना। एंड एफिशिएंसी बिकम्स द कंडीशन ऑफ सर्वाइवल फॉर द वर्कर्स। और वही वर्कर टिके रह सकते हैं भैया जो एफिशिएंट हैं, जो काम करके दे रहे हैं कंपनी को, जो टारगेट पूरे कर रहे हैं। और जो नहीं कर रहा है, अब जो सरकारी नौकरी नहीं है, अभी प्राइवेट नौकरी बन चुकी है, तो भगा दिया जाएगा उसको। तो इसे कर्मचारियों को काम करना पड़ता है, घर में भली बैठे रहे वो। आप देख लेना वाली प्राइवेट सेक्टर में जिन लोगों को पेट निकले हुए हैं, मतलब जो ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर पाते, प्राइवेट सेक्टर में खूब भागते दौड़ते मिलेंगे आपको। कोई मालूम हाल पैसे कट जाएंगे 2 मिनट में, कुछ भी बैठ गए सुई। तो केवल वही लोग टिकेंगे जो एफिशिएंट है, और कंपनी भी कॉस्ट कटिंग पे ध्यान देगी, ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाएगी और सैलरी उतनी ही देगी आपको, ठीक है ना। लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट, पहला फायदा हुआ कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई और कॉस्ट कटिंग हुई, एफिशिएंसी बढ़ी। दूसरा फायदा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, ये सेकंड बेनिफिट है। सेकंड चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा था, अपने आप को अपग्रेड कर ही नहीं रहते, अपनी टेक्निक को मॉडर्नाइज कर ही नहीं रहते, पुराने तरीके से ही काम कर रहे थे। जैसे पहले कारों में वो एम्बेसडर कार ही हुआ करती थी मेन, हालांकि मारुति भी थी, लेकिन मारुति के एग्जिस्टेंस ज़्यादा था ही नहीं, ठीक है ना। मारुति छोटी कार बनाती थी, और पहली मारुति की कार थी मारुति 800, 800 सीसी की। फिर आई इनकी ओमनी, वैन टाइप थी, तो वैन का नाम चेंज करके इन्होंने ओमनी किया था। सुजुकी के साथ मिलकर के बनाई थी वो भी, वो
प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर के बनाई थी। सुजुकी कंपनी जापान की थी, इन्होंने तो प्राइवेट के साथ टाई अप किया तब जाके कुछ लॉन्च कर पाए, लेकिन बाकी सरकारी कंपनियां तो ऐसा नहीं करती थी ना। उसके पीछे भी स्टोरी है। वो एक अफोर्डेबल कार बनाना, छोटी कार बनाना, जो प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी जी थी, उनके बेटे का सपना था संजय गांधी। उन्होंने वॉल्स रॉय में वो 3 साल इंटर्नशिप भी की थी उसमें। और जब इंडिया आए थे 1968 में वो, तो उनका सपना था कि मैं कार बनाना चाहता हूँ, खुद की अपनी कार की कंपनी खोलना चाहता हूँ। तो मारुति मोटर्स उद्योग करके एक कंपनी भी खुली थी 1971 में। लेकिन नेपोटिज्म के आरोप तब भी लगे थे, तो जांच वगैरह हुई थी, पहले फेल हो गए, फिर बाद में फिर लाइसेंस मिल गया था 1974 में। 1975 में इमरजेंसी आ गई तो वो बंद हो गई। 1980 में जब इंदिरा गांधी जी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनी थी, और 1980 में संजय गांधी जी की डेथ भी हो गई थी एक प्लेन क्रैश में। तो इंदिरा गांधी जी ने उसमें पर्सनल ध्यान दिया था कि मेरे बेटे का सपना था ये थोड़ा कार बनाने का, अब इसको मैं कोशिश करती हूँ। तो वो जो कंपनी थी प्राइवेट, उसको नेशनलाइज किया गया, सरकारी कंपनी बनाया गया। और के कृष्णमूर्ति करके एक IAS थे, उनको कमांड दी गई कि कैसे भी करके छोटी कार चाहिए, अफोर्डेबल कार चाहिए, फ्यूल एफिशिएंट कार चाहिए। और 1983 तक का टारगेट दिया था, 1983 से प्रोडक्शन करना चालू कर दो। के कृष्णमूर्ति ने साहब कहते थे भैया हम पे जो हमारे पास जो इस समय है टेक्नोलॉजी, उससे नहीं हो पाएगा, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी उससे नहीं हो पाएगा। सरकारी कंपनियां टेक्नोलॉजी वैसी की वैसी रखती हैं। लेकिन फिर इंदिरा गांधी जी ने कहा था मुझे नहीं पता, मुझे तो चाहिए, 1983 से ही चाहिए। तो फिर ये इनकी टीम, मारुति टीम जो है फिर गई थी, ये इटली की फिएट के पास गई, मना कर दिया उन्होंने, भैया हम नहीं बना पाएंगे सस्ती कार, अफोर्डेबल कार, और वो भी सरकार के साथ मिलकर। उसके तो तमाम रेस्ट्रिक्शन भी हैं तुम्हारे देश में। फिएट ने मना कर दिया, फ्रांस की वो रेनॉल्ट ने मना कर दिया, रेनॉय क्या रेनॉल्ट बोलते हैं, ठीक है ना, तमाम कंपनियों ने मना कर दिया। फिर जापान में गए, निसान, मित्सुबिशी और वो होंडा, इन्होंने भी मना कर दिया। सुजुकी कंपनी ऐसी थी जिसने, उसका कोटेशन अच्छा था, वो क्राइटेरिया पे फिट बैठ रहे, तो उनके साथ मिलकर काम किया। लेकिन अगेन ये तो प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम किया है ना। वैसे टिपिकली सरकारी कंपनियां अपने आप को अपग्रेड नहीं करती हैं। जैसे उस स्कूटर के पहले चलते थे, जो LML और बजाज के स्कूटर चलते थे पहले, इनको महिलाएं नहीं चला पाती थी, काफी ऑड भी लगता था जब वो चलाती थी तो। और इनमें ये भी था कि कोई पेट्रोल खत्म हो जाता था तो इनको लेटाना पड़ रहा है, फिर पीछे से बच्चे धक्का लगाते थे। आपने भी बचपन में शायद कभी धक्का में भी लगाया हो। तो वैसी की वैसी टेक्नोलॉजी कोई मालूम था गवर्नमेंट कंपनीज को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, कोई कॉम्पिटिशन तो है नहीं मार्केट में, गवर्नमेंट किसी को आने तो देगी नहीं, है कि नहीं है। लेकिन प्राइवेट कंपनी आती है तो अपने आप को मॉडर्नाइज करती हैं, नए नए फीचर लॉन्च करती हैं। तो चार्जिंग के फीचर भी आ गए हैं, एक चार्जर भी होता है, मोबाइल रखने का स्टैंड भी होता है। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन प्राइवेटाइजेशन में देखने को मिलता है। तो इससे न केवल कंपनी को फायदा है, ग्राहकों को भी फायदा है, इकोनॉमी को भी फायदा है, GDP को भी फायदा है। तो एक सिग्निफिकेंट बेनिफिट है, ये भी इसके बारे में लिख लेते हैं। देखिए लिखेंगे इसके बारे में, हेडिंग डाल दीजिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का फायदा। प्राइवेटाइजेशन एक्सपेक्ट्स प्राइवेट एंटरप्राइजेस टू वर्क इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। और प्राइवेट कंपनियों को तो ये एक्सपेक्टेशन रहती है वो कंपटीशन में काम करेंगे। कंपटीशन इंड्यूसेस या एनकरेजेस अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, और मार्केट में तभी टिके रहेंगे जब अपने आप को लगातार अपग्रेड करेंगे। पुराने तरीके से काम करेंगे तो बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं मार्केट में, आप टिक नहीं पाओगे लॉन्ग रन तक। तो प्राइवेटाइजेशन को ये काम करना पड़ता है। दीज आर द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अपने आप को अपग्रेड करना, मॉडर्नाइज करना, ये डेवलपमेंट और ग्रोथ की एसेंशियल कंडीशन है, निशानी है, न केवल खुद की कंपनी की बल्कि देश की भी। लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट, प्रमोट्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्राइवेट सेक्टर केवल एक ही सेगमेंट में काम नहीं करता है,
जब उनको प्रॉफिट होने लग जाता है ना, तो वो नए नए एरियाज में भी अपने पैर रखने की कोशिश करता है। जैसे टाटा कंपनी है, अब तो खैर रतन टाटा जी नहीं है, 100 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज में है टाटा कंपनी, 100 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज में। 1991 से पहले काफ़ी सारे फाउंडेशन थे नए नए, अगर आपको प्रोडक्शन एरियाज में जाना है तो। लेकिन प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेटाइजेशन को जैसे बढ़ावा दिया गया, तो उनको एनकरेज किया गया कि आपके अंदर अगर कैपेसिटी है तो नए नए एरियाज में आ जाओ, नए नए सेगमेंट्स में आ जाओ, नए नए इंडस्ट्रीज में पैर रख लो। और डाइवर्सिफिकेशन से फायदा ये रहता है कि अगर आपको एक दो बिजनेस में अगर लॉस हो भी रहा है, तो बाकी के 4-6 बिजनेस तो प्रॉफिटेबल हैं, तो ओवरऑल तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे। और वो जो 4-6 बिजनेस जो प्रॉफिटेबल हैं, हो सकता है उनकी वजह से शायद वो एक दो बिजनेस जो लॉस में है उसको भी थोड़ा सा हम अपग्रेड कर लें, वो भी प्रॉफिट में ले आए हम, ये भी फायदा रहता है। आइए लिख लेते हैं इसके अंदर, थर्ड हेडिंग डाल देंगे, प्रमोट्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन, लिखेंगे इसके अंदर, प्राइवेटाइजेशन ऑल्सो प्रमोट्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन अनलाइक PSUs, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। प्राइवेट एंटरप्राइजेस जनरेट हाई प्रॉफिट्स, सरकारी के मुकाबले प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करते हैं, क्योंकि सरकारी में थोड़ा वो रेट भी तो ज़्यादा चार्ज नहीं करते, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, चाहे सरकारी स्कूल हो, या कोई और सरकारी फैसिलिटी हो, वो पब्लिक से ज़्यादा रेट भी तो चार्ज नहीं करते हैं ना। प्राइवेट सेक्टर तो ठीक ठाक रेट चार्ज करते ही हैं, तो वो इस वजह से प्रॉफिट भी ज़्यादा कमाते हैं जनरली। लेकिन जनरली कमाते हैं, ऐसा नहीं हमेशा ही कमाते हैं, कई बार सरकारी भी प्राइवेट से ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है, देखेंगे आगे। दीज आर यूज फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन, और ये जो हाई प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, ऐसे एक्स्ट्रा प्रॉफिट का यूज़ किया जा सकता है नए नए बिजनेस को ओपन करने में, जो कि प्राइवेट सेक्टर करता है। लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है कंज्यूमर्स सोवेरेंटी। पहले कंज्यूमर के पास चॉइस नहीं थी, लिमिटेड चॉइस थी, उसी में से सिलेक्ट करना था। अब कंज्यूमर के पास तमाम चॉइस है मार्केट में। तो प्राइवेटाइजेशन का ये फायदा है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर का ओनर है वो तो कस्टमर के हिसाब से चलता है, वहां पे तो सीधा सा कोटेशन चलता है, कस्टमर इज किंग, सीधा सा हिसाब चलता है कि तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, वही वाला कॉन्सेप्ट है प्राइवेट सेक्टर का। तो कोई मोनोपोली नहीं बनी हुई है, कोई ये नहीं सोच रहा कि कस्टमर के पास तो कोई चॉइस है नहीं है, जाएगा कहाँ, आएगा तो हमारे पास ही, ये सोच खत्म हो जाती है प्राइवेटाइजेशन से। आइए लिख लेते हैं, गेन्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। फोर्थ बेनिफिट कंज्यूमर सोवेरेंटी, लिखेंगे इसमें, प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स कंज्यूमर सोवेरेंटी, हायर डिग्री ऑफ कंज्यूमर सोवेरेंटी implies wider choice and better quality of life, better quality of not only life but also products। तमाम वेराइटी, एक से बढ़ के प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत है, हर कोई चाहता है अपने प्रोडक्ट को बेचना। उसका प्रोडक्ट तभी बिकेगा जब आप कॉम्पिटिटर से अच्छा प्रोडक्ट बना करके अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो अल्टीमेटली फ़ायदा कंज्यूमर को ही है। और हाँ, रेट का भी फ़ायदा मिलता है, रेट्स में भी फिर डिस्काउंट मिलते हैं कंज्यूमर को। लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो गेन्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन में हमने क्या क्या देख लिया। पहला फायदा देखा हमने, हाई प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज एफिशिएंसी, कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट निकलेगा, और एफिशिएंसी यानी कि कम कॉस्ट में काम होगा, ठीक ठीक काम होगा। दूसरा, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, मार्केट में टिके रहना है तो एफिशिएंट वर्कर ही कोई हम रखेंगे और अपनी टेक्निक को लगातार मॉडर्नाइज करते जाएंगे, ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो, कॉस्ट कटिंग हो और अल्टीमेटली प्रॉफिट ज़्यादा हो। प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो डाइवर्सिफिकेशन होगा, नए नए प्रोडक्शन एरियाज में आएंगी प्राइवेट कंपनियाँ, ये भी फायदा है। अल्टीमेटली तो जीडीपी ही बढ़ेगी देश की। नेक्स्ट, कंज्यूमर सोवेरेंटी, कंज्यूमरों को भी फायदा है, उनको अच्छी क्वालिटी का सामान मिल रहा है, कॉम्पिटिटिव प्राइस मिल रहा है, अच्छी सर्विस मिल रही है कि नहीं है? तो कंज्यूमर्स को भी फायदा है, रेट भी उनको कम पे करने पड़ रहे हैं। लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
ऐसा नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन से केवल फायदे ही फायदे हैं, कुछ लॉसेस भी तो हैं, सीरियस लॉसेस हैं। डेवलपिंग नेशंस में उन लॉसेस को इग्नोर करना आसान काम नहीं है। जो डेवलप्ड हैं वहां पे तो बेनिफिट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हम तो डेवलपिंग हैं और स्टार्टिंग में तो अंडर डेवलप्ड थे, इस वजह से हमने प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट भी नहीं किया था। और कर देते तो फिर 80% पॉपुलेशन तुम्हारी गरीबी रेखा से नीचे रहती थी, सबके सब हालत और ख़राब हो जाती, गवर्नमेंट सेक्टर लीडिंग रोल प्ले ना करती तो, है ना। तो देखिए क्या क्या नुकसान है, आइए देखते हैं। लॉसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, पहला लॉस डिसरिगार्ड्स सोशल इंटरेस्ट। वो बेनिफिट में लगा भी था हमने, वो सेल्फ इंटरेस्ट से काम करते हैं, सोशल इंटरेस्ट से काम करते नहीं है, इस वजह से प्रॉफिट ज़्यादा रहता है। लेकिन जिस देश में 15 करोड़ लोग भूखे सोते हों, वहां पे सोशल इंटरेस्ट को इग्नोर कर दिया जाए तो ये कहां तक जस्टिफाइड है ना। तो देखिए, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी इज लेफ्ट टू सर्वाइव ओनली एज थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। कहने को तो हम सोशलिस्टिक हैं, लेकिन ये अब ग्राउंड पे तो हो ही नहीं पाएगा। प्राइवेट सेक्टर क्यों काम करेगा गरीबों के लिए, है ना, क्यों वो कम में ऑफर करेगा गरीबों को। और जो अच्छा भी है, जो मतलब अच्छे एथिक्स हैं जिनके अंदर, वो इस डर के मारे नहीं करेंगे कि हो सकता है सामने वाला पर्सन झूठ बोल रहा है, या शायद इस डर के मारे कम रेट में ऑफर नहीं करेंगे सर्विस या प्रोडक्ट। हो सकता है कि चलो एक ही मैं हेल्प कर दूं, फिर और बाकी लोग नहीं आ जाएं, फिर मेरा तो अल्टीमेटली लॉस हो जाएगा, जो मैंने लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है बिजनेस में। तो सोशल इंटरेस्ट कई बार हो ही नहीं जाता। और ये ऐसा तो केवल 5-10% लोग सोच रहे हैं, 90% तो बिल्कुल सोच ही नहीं रहे कि हमें सोसाइटी की हेल्प करनी है। तो प्राइवेट सेक्टर ये नहीं सोचता है, तो ये एक ऐसा लिमिटेशन में तो आएगा ही आएगा। इट लूजेस इट्स प्रैक्टिकल रेलिवेंस वंस PSUs आर सोल्ड ऑफ टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। तो सोशलिस्टिक पैटर्न अपनी इंपॉर्टेंस खो देता है जैसे ही उसको प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया। हालांकि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU में लिखा तो होता है कि हम बिजनेस एथिक्स फॉलो करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली कहाँ हो पाएगा, ये है कि नहीं है। लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थ्रेड देखते हैं प्राइवेटाइजेशन का, जो कि है वीकर सेक्शंस सफर डेप्रीवेशन। जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, वो डेप्रीवेशन यानी कि अभाव, उनके लिए सामान बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते सामान। प्राइवेट सेक्टर तो नहीं बनाएगा, है ना। तो उनके पास गुड्स एंड सर्विस की, बेटर गुड्स एंड सर्विस का तो वो सोच भी नहीं पाएंगे, वो उन्होंने कभी देखे भी नहीं होंगे ऐसे प्रोडक्ट जो बना रहे होंगे प्राइवेट सेक्टर, है ना। प्राइवेटाइजेशन एनकरेजेस अ फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। बिल्कुल, डिमांड सप्लाई की बेस पे प्राइस डिसाइड होता है, बट इन द प्रोसेस गुड्स आर प्रोड्यूस ओनली फॉर दोज हु हैव द मीन्स टू बाय देम। इस प्रोसेस में लेकिन उन्हीं के लिए बनाया जाएगा जिनके पास साधन है। मीन्स का मतलब पैसा है, साधन है, मनी है, उन्हीं के लिए ही सामान बनाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी पॉवर्टी रेट ऑन एन एवरेज बिलो पॉवर्टी लाइन अभी भी 20% है इंडिया में, तो उनको तो इग्नोर करके चलना है प्राइवेटाइजेशन की वजह से। लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। लॉसेस तो और भी, लेकिन ये मेन 2 लॉस हैं, बाकी के तो लॉस इसके शेडो में ही हैं, तो ये 2 सफिशिएंट रहेंगे हमारे लिए। एक लॉस, ये एक एग्जांपल केस स्टडी देख लेते हैं छोटी सी, सिरकिला ट्रेजेडी। सिरकिला एक जगह का नाम है साउथ में, वहां पे एक ट्रेजेडी हुई थी, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद, प्राइवेटाइजेशन के बाद ट्रेजेडी हुई थी। वहां पे उस शहर में ज्यादातर लोग ये पावरलूम इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है। पावरलूम मतलब जिसमें ये कपड़ा बनाते हैं, लेकिन बिजली की हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। तो हुआ क्या था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद कि बिजली की रेट बढ़ गई, सब्सिडी कम हो गई इस पर, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आने लग गया। इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा रहा तो कंपनियों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की रेट ज़्यादा है तो। और इसकी वजह से जो वेजेस जो वर्कर्स को मिलती थी उसमें सिग्निफिकेंट डिक्रीमेंट हुआ, अच्छे खासे उनके पैसे घटे वर्करों के।
पैसे बढ़ने चाहिए, इतने सालों से काम कर रहे हैं, वहाँ पे पैसे कट गए और थोड़े बहुत नहीं कटे थे, अच्छे खासे पैसे कटे थे, जिससे उनका जो इवन सर्वाइवल है वो भी बड़ा मुश्किल हो गया था। तो ट्रेजिडी इसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ अल्टीमेटली कि काफ़ी सारे लोगों ने एक साथ सुसाइड कर लिया, क्योंकि घर का खर्चा नहीं चल पा रहा और इसी पे डिपेंडेंट है। एक बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया था, बहुत सारे लोगों ने। तो ये एक ट्रेजिडी थी इकोनॉमिक प्राइवेटाइजेशन की वजह से। आइए लिख लेते हैं इसके बारे में, सिरकिला ट्रेजिडी, हेडिंग डाल देंगे। आंध्र प्रदेश में ये जगह है सिरकिला इन आंध्र प्रदेश इज नोन फॉर इट्स पावर लूम इंडस्ट्री, पावर लूम के लिए जानी जाती है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पावर सप्लाई टू दिस इंडस्ट्री लेड टू अ सब्सटेंशियल हाइक इन पावर टैरिफ। अब वो इलेक्ट्रिसिटी का प्राइवेटाइजेशन हो गया इस एरिया में, तो अब तो बिजली का बिल बढ़ना ही बढ़ना था, जैसे हमारे यहाँ बढ़ चुका है ना। देखिए लिखिए यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखेंगे इसमें, कट इन वेजेस हैज बीन अ सीरियस कॉन्सिक्वेंस। और वो वेजेस बढ़ी, कंपनी की कॉस्ट बढ़ी, कंपनी ने वेजेस कम कर दी वर्करों की। व्हेन द वेजेस वर कट बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सब्सिस्टेंस, और वेजेस अब कुछ ज़्यादा ही कम हो गई कि सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे थे, सब्सिस्टेंस भी नहीं कर पा रहे थे। अबाउट 50 वर्कर्स कमिटेड सुसाइड। ये 50 वर्कर तो वो जिन्होंने एक साथ सुसाइड किया था, एक ही दिन सुसाइड किया था। तो 50 वर्कर एक साथ कर लें तो मतलब अनफॉर्चुनेटली ऐसे डेथ हो जाए तो काफ़ी ट्रेजिडी तो मानी जाती है। और ये तो केवल एक एग्जाम्पल है, ऐसे तमाम एग्जाम्पल थे ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से, प्राइवेटाइजेशन की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। काफ़ी सारे लोगों का काम धंधा जो बहुत सालों से कर रहे थे, पीढ़ियों से कर रहे थे, ख़त्म हो गया एक झटके में। देखिए लिख लीजिए, और काफ़ी सारे लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने फर्दर उसमें इन्वेस्ट भी कर रखा था अपने बिजनेस में कि मेरे बाद मेरा बेटा करेगा, लेकिन ये बड़े बड़े प्लेयर आ गए मार्केट में तो ख़त्म हो गया पूरा इन्वेस्टमेंट, पूरा किसी काम का ही नहीं रहा। तो देखिए बच्चों, आज यहीं तक कर लेते हैं, सर्कुलर ट्रेजिडी तक। अब आगे के टॉपिक हम करेंगे आगे के लेक्चर्स में। बाय बाय।